A very warm good afternoon to all the students. बच्चों, ये जो अभी लेक्चर वीडियो आपको मैं सेंड कर रही हूँ, ये कंबाइंड लेक्चर वीडियो है, कल की भी और आज के लेक्चर की भी. ओके, सो कल हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, इट इज़ अ न्यू एंड करंट टॉपिक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. व्हाट इज़ अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ? So reproductive health is a state of physical, emotional, behavioral and social fitness for leading a responsible, safe and satisfying reproductive life. रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो हेल्थ है जिसमें क्या है कि एक ऐसी स्टेट है, फिज़िकल फिटनेस भी हो, इमोशनल फिटनेस भी हो, बिहेवियरल और सोसाइटल फिटनेस भी हो. ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एक रिस्पॉन्सिबल, सेफ और सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ एक पर्सन अगर जी सकता है, तो दैट्स वाई कंडीशन इज़ नाउन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे जिनका नॉर्मल फंक्शन से चल रहा है, सो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ क्या होगा, दैट वन पर्सन इज़ फिज़िकली रिप्रोडक्टिव हेल्थी. ठीक है, देन अगर फिज़िकली फिट होगा तो इमोशनली, बिहेवियरली, सोशल फिटनेस भी होगी उसमें. ठीक है, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को टोटल वेलबींग बताया कि एज टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सिर्फ खाली रिप्रोडक्शन के ही केस में नहीं, सभी वेलबींग के केस में बताया गया कि इमोशनली भी अगर बंदा फिट है, बिहेवियरल सोशल एस्पेक्ट से भी अगर बंदा फिट है, फिज़िकल होने के साथ साथ, तो वो हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ मानी जाती है. सोसाइटियल इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर मेंबर्स में फिज़िकल और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओके हैं, बेटर हैं, कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, सो नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंट्रैक्शंस जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है, सो उनके आपस में इंट्रैक्शंस भी अच्छी हैं, बिहेवियरल एंड सोसाइटल इश्यूज़ भी ठीक हैं आपस में, सो दैट वन इज़ इंक्लूडेड इन द सोसाइटी. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बल्कि फिज़िकल फिटनेस पे और इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली फिटनेस पे डिपेंड करती है. सो ये इसका सिग्निफिकेंस यही है कि अवेयरनेस मेल और फीमेल्स में जनरेट होती है ताकि वो हेल्दी और सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ अपनी शेयर कर सकें. इंडिविजुअल्स को एक्टिव किया जाता है रिप्रोडक्टिव एज के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जाती है हाइजीन ऑफ जेनेटिलियाज के बारे में, जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनके बारे में, और फैमिली प्लानिंग के बारे में कि कम बच्चे होंगे तो यू कैन इन्जॉय योर लाइफ, छोटा परिवार, संपन्न परिवार और सुखी परिवार. ठीक है, सो इस तरह से कुछ इसके सिग्निफिकेंसेस भी हैं. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स और स्ट्रैटेजीज़ भी हैं, जैसे कि अर्ली मैरिज हो जाना, लेडीज़ की हेल्थ, जैसे लेडीज़ आर मोर एनीमिक देन मेल्स, पॉपुलेशन ज़्यादा राइज कर जाना. ठीक है, सो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे, और इस तरह से है कि अगर बढ़ती हुई पॉपुलेशन अगर कंट्रोल नहीं की गई तो इस धरती पे पाँव रखना भी मुश्किल हो जाएगा. सो दैट वन इज़ वी हैव टू फाइट फॉर आवर रिसोर्सेज, हमें कम्पिटिट करना पड़ेगा. अर्ली मैरिज और किड पेरेंट्स, ठीक है, सो इस तरह से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में मतलब कि बैरियर क्रिएट करते हैं, और स्ट्रैटेजीज़ भी हैं. क्योंकि इंडिया एक पहली ऐसी कंट्री थी जिसने इनिशिएट प्लान निकाला था ताकि एक प्रोग्राम हो सके जिसे हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं 1951 में. ड्यू टू राइज इन द करंट पॉपुलेशन, तो उस टाइम पे ये एक ऐसा प्लान निकला था फैमिली प्लानिंग, ताकि पॉपुलेशन को, बढ़ती पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके. ठीक है, सो और भी ज़्यादा इम्प्रूव प्रोग्राम्स जो थे वो 1997 में आए थे. सो उनमें क्या था कि वो एक पॉपुलर नेम जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर के नाम से जाने गए थे, और उसके 3 गोल्स थे, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चाइल्ड केयर एंड फर्टिलिटी रेगुलेशन. रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेल हो चाहे फीमेल हो. रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर अच्छी होगी तो वो इमोशनली भी वो इंसान फिट होगा. अगर हमारे शरीर मतलब बिल्कुल फिट होगा तो वो इमोशनली भी अच्छा होगा, उसका बिहेवियर भी अच्छा होगा. ठीक है, इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, कुछ भी, जैसे कुछ इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जो बेबीज़ नहीं प्रोड्यूस कर सकते, सो उनके अंदर इमोशनल जो फीलिंग है वो अलग है, वो इमोशनली फ़िट भी नहीं होंगे, फिज़िकली फ़िट भी नहीं होंगे. सो यही बातें जो होती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, खाली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में ही नहीं, टोटल ओवरऑल इश्यूज़ को देखती है. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसीलिए इम्प्रूव की जा सकती है अगर इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस दी जाए रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में,
हाइजीनिक केयर के बारे में, ये जो जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ उनके बारे में, मैटरनिटी केयर के बारे में, पोस्ट नेटल केयर, स्पेसिंग ऑफ चाइल्ड फॉर देयर बेटर अपब्रिंगिंग। ठीक है, मतलब कि एक बच्चा हुआ, 2-3 साल का गैप आना चाहिए, फिर दूसरा बच्चा होना चाहिए। ठीक है, हम दो एंड हमारे दो, ये स्लोगन है। सो एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। सो इट शुड बी लाइक दैट कि जितने भी मास मीडिया है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, वहाँ पे भी जनरेशन की जाती है इस तरह से कि किस तरह से अवेयरनेस बच्चों में, लोगों में अवेयरनेस हो, जागरूकता आए। देन हम एजुकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए ताकि जितने भी मिसकंसेप्शंस और मिथ्स हैं अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस, जब हम प्यूबर्टी में आते हैं, जवानी के दौर में आते हैं, देन हाइजीन, सेक्शुअल प्रैक्टिसेस, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इन सब के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, लाइक रिसर्चेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्स डिटर्मिनेशन। बहुत अवेयरनेस मिलती है अगर इस एक प्लानिंग 6 प्रोग्राम से हर एक टाइप के बारे में अवेयरनेस मिलती है। सो क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बर्थ कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट इशू बन गया है, वेरी राइजिंग एंड करंट इशू, इट हैज़ बिन नाउ डेज़, और ये बहुत टाइम से हो रहा है। मीन्स कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चाइना की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, चाइना इज़ द मोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और इवन अब इंडिया उस कगार पे पहुंच गई है कि वो चाइना को भी पीछे कर देगी। सो देयर शुड बी सम मैथड्स विच कैन कंट्रोल द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। बर्थ कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, बर्थ कंट्रोल इस तरीके से होना चाहिए कि बिल्कुल फैमिली प्लानिंग के साथ, हम दो हमारे दो। जैसे पहले रिवाज में थे कि 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, सो वो अब टाइम गुजर चुका है, अब यही है कि 1 या 2 बच्चे, इट्स ओनली, क्योंकि अब इस सिचुएशन हो गई है कि हम धरती पे पाँव भी नहीं रख सकते, वी हैव टू कम्पिटिट फॉर द रिसोर्सेज। सो यही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ये जो ट्रिमेंडियस इंक्रीज़ है साइज़ और पॉपुलेशन की ग्रोथ में, इसी को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। टुडे इंडिया अकाउंट्स फॉर 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विद ओनली 2.4% ऑफ द लैंड एरिया। देखो, आपकी वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है, इंडिया में उसका हिस्सा 17.5% है, और वर्ल्ड में जितनी भी लैंड है उसमें उसका हिस्सा 2.4% है। सो यू कैन थिंक एंड इमेजिन कि 2.4% लैंड में 17.5% पॉपुलेशन को एडजस्ट करना है, वो भी अभी इंक्रीज़ हो रही है। सो इससे बहुत कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं ओवर पॉपुलेशन के लिए, लैक ऑफ रिसोर्सेज, अनएम्प्लॉयमेंट, उल्टा हमें ही ये फ़र्क पड़ेगा, इंडिविजुअल्स को ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, पोल्यूशन होगा, नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, इकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, भूखमरी हो सकती है, अकाल पड़ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा कंजप्शंस होंगी। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट ओवर पॉपुलेशन। लाइक मोटिवेशन, अब करना क्या चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए इंसान कि वी शुड कंट्रोल। ठीक है, ये जो कंसेप्शन है, ठीक है, कंसीव करता है जब एक इंसान, प्रेगनेंसी जो है वो बाई चॉइस नहीं, बाई चॉइस होनी चाहिए, बाई चांस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो बर्थ कंट्रोल इज़ अ रेगुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वंस चिल्ड्रन थ्रू डेलिब्रेट कंट्रोल ऑफ कंसेप्शन। एक तरीके से, एक सलीके से फैमिली प्लानिंग करके कंसेप्शन करें ताकि बर्थ पे कंट्रोल हो। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स निकाले हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो भी हो बाई चॉइस हो, अपनी सोच से, समझ से, मर्ज़ी से हो, बाई चांस ना हो जाए। कुछ लोग मतलब इस तरह से कंडीशन होती है कि दे डोंट डेड, 2 बच्चे थे, अरे यार बाई चांस तीसरा बच्चा भी हो गया, अब उसका भी जब तक वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता उसके भी सारा कुछ परवरिश करनी पड़ेगी। सो ऑल दीज वी हैव टू बी प्लान्ड, इसी को कहते हैं फैमिली प्लानिंग। ये वो प्रोग्राम है जो क्या करता है कि फैमिलीज़ को लिमिट करने का करता है कि शॉर्ट फैमिलीज़, न्यूक्लियर फैमिलीज़, शॉर्ट फैमिलीज़, छोटा परिवार, सुखी परिवार, संपन्न परिवार, थ्रू प्रिवेंशन ऑफ सम कंसेप्शन एंड स्पेसिंग द बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन। कुछ टाइम पीरियड होना चाहिए, लाइक अगर बच्चा हुआ है, एक बच्चा हुआ है तो 2-3 साल नहीं, उसकी परवरिश करो, मदर को भी वापस अपने उसको, उसकी हेल्थ को भी रीजनरेशन मिले। ये नहीं कि एक बच्चा हुआ चलो भाई अगले साल दूसरा बच्चा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इससे मदर की हेल्थ में भी इफेक्ट पड़ता है काफ़ी।
सो कॉन्ट्रासेप्शन एक ऐसा मेथड है जो बर्थ कंट्रोल कर सकता है टेम्परेरी। इसमें कुछ मेथड्स टेम्परेरी भी हैं और कुछ परमानेंट मेथड्स भी हैं जो प्रेगनेंसी या कंसेप्शन को प्रिवेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, सो हम ये सब बहुत अपने मास मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर्स के थ्रू हम सुनते हैं, एजुकेशन के थ्रू भी, लेक्चर्स के थ्रू भी। ठीक है, सो बहुत सा कॉमन स्लोगन भी हमने सुना होगा कि हम दो हमारे दो। सो यही स्लोगन होना चाहिए, ये अडॉप्ट होना चाहिए और लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि कम से कम बच्चे होने चाहिए, एटलीस्ट 2, बस इससे ज़्यादा नहीं। और इस जो शादी की जो एज है वो एटलीस्ट 18 ईयर्स फॉर गर्ल होनी चाहिए एंड 21 ईयर्स फॉर बॉय। एटलीस्ट वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं कि आगे उन्होंने किस तरह से लाइफ को करना है, और उनमें भी इतनी समझ होनी चाहिए, वो बिल्कुल नाबालिग ना हो, एटलीस्ट बालिग हो। सो क्योंकि ये बहुत ही जुवेनाइल फेस इज़ वेरी मच फ्रेजाइल फेस। सो मैरिज इज़ नॉट अ गेम। तो एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए जिस एज में शादी हो, ताकि कपल भी समझ सके, सो दे कैन थिंक एंड ट्रैक द प्रॉब्लम्स। सो बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, या तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बिना इफ़ेक्ट किए। ठीक है, सो उनके कॉन्ट्रासेप्टिव्स के फीचर्स ये हैं कि वो फ्रेंडली हैं, कंफर्टेबल हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, रिवर्सिबल हैं। ठीक है, सो बहुत सारे मेथड्स हैं लाइक नेचुरल और ट्रेडिशनल, बैरियर्स, IUDC एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स में कोई डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें जस्ट वी हैव टू बी वेरी मच स्किल्ड अबाउट द प्रोसेस। इसमें एक प्रोसेस है, स्किल्ड प्रोसेस है। लाइक सेफ पीरियड वो पीरियड है जब क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन जो कुछ ऐसा पीरियड जिस टाइम पे अगर ओवा भी इतना उस वहाँ पे नहीं होता, रिलीज़ नहीं होता कि अगर आप स्पर्म्स अगर वजाइना के अंदर जा भी रहे हैं तो फर्टिलाइज़ नहीं हो पाएंगे। सो ओव्यूलेशन कब होती है? मेंस्ट्रुएशन के बीच में। ठीक है, सो फर्टिलिटी पीरियड जो होता है वो 48 आवर्स तक रहता है ओव्यूलेशन के बाद। सो अगर उस टाइम पे अगर ना किया जाए कोइटस या कुछ उस टाइम पे सेक्स ना किया जाए, सो कंसेप्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। Ovulation period can be known as the temperature of the body dips to below average and then rises by about 1 Fahrenheit, remaining there during the rest of the cycle. So इस तरह से जब ओव्यूलेशन वाला पीरियड है उस टाइम पे सेक्स अगर ना किया जाए तो वो बेटर रहेगा, इट्स अ सेफ पीरियड। या फिर ऐसा भी माना गया कि मेंस्ट्रुएशन के अगले, जैसे मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गई हैं, जो अगले 2-3 दिन होते हैं उनमें कर सकते हैं आप। ठीक है, और जहाँ मेंस्ट्रुएशन के थोड़े पता है कि जिस टाइम पे मेंसेस स्टार्ट हुए हैं उसके थोड़े से 1-2 दिन पहले, सो ये सेफ पीरियड रहते हैं। फर्टिलिटी पीरियड में क्या होता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस है वो काफ़ी स्लिपरी हो जाती है, उसे हम धागे की तरह अपने हाथ से स्ट्रेच कर सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं लाइक आईश्योर जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ से जो स्लिपरी म्यूकस है उसके थ्रू आप टेस्ट कर सकते हैं। एंड जो ओव्यूलेशन से होने वाला पीरियड होता है, जैसे मैंने बताया आपको, सेफ़ रहता है। उस टाइम पे अगर कपल्स ऐसे करते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, कंसीव नहीं होगा। विड्रॉल मैथड में क्या है, एक स्किलफुल प्रोसेस है कि जैसे ही पता है कि सीमन इजैकुलेट होने लगा है पेनिस से, उस टाइम पर पता चल जाता है तो पेनिस को पहले ही आप मतलब बाहर निकाल दें, ताकि जो भी स्पर्म्स इजैकुलेट हो रहे हैं वो विजाइना के अंदर ना जा पाएँ। और लैक्टेशन एमेनोरिया, ये वो जैसे कि पार्चुरेशन हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद एक फेस आता है एमेनोरिया जिसमें मेंस्ट्रुएशन एब्सेंस होती है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है उस टाइम पे। अगर और इंटेंस लैक्टेशन भी होती है, ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड जो होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड फुल्ली प्रिवेंट्स कंसेप्शन। ठीक है, जो दूध वाला बच्चा होता है, लैक्टेटिंग मदर होती है, उस टाइम पे वो कंसीव नहीं कर पाती है। सो इट इज़ द इफ़ेक्टिव एंड द बेस्ट मेथड, और ये एटलीस्ट कम से कम 6 मंथ्स तक होता है। सो इस पीरियड में भी अगर सेक्स होता है तो उससे क्या होगा कि मतलब कंसेप्शन नहीं होगी। बैरियर मेथड्स कौन कौन से हैं? ये मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं स्पर्म्स की डिपोजिशन वेजाइना में। ठीक है, और वो उनको यूट्रस तक पास नहीं होने देते, और आप इन्हें मतलब कंप्लीट प्राइवेसी से इंसर्ट कर सकते हैं और देन वापस रिमूव भी हो सकते हैं।
सो इसमें बैरियर मेथड्स में कौन कौन से मेथड हैं, लाइक कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, फेम शील्ड्स एंड सर्विकल कैप्स। जो कॉन्डम्स होते हैं वो मेल पेनिस पे लगाया जाता है सेक्स के टाइम पे, और इससे क्या होता है कि प्रोटेक्शन मिल जाती है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे कि एड्स, वहाँ से भी प्रिवेंट करता है और प्रेगनेंसी भी नहीं होने देता। डायफ्राम्स जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल मेटल स्प्रिंग रिंग ट्यूब्स टाइप्स होती हैं, रबड़ की होती हैं, और इनका जो फ्लेक्सिबल मेटल या रिंग टाइप आगे लगा होता है, तो उससे क्या होगा कि वजाइना में इंट्रोड्यूस की जाती हैं ताकि स्पर्म्स अगर आ रहे हैं तो यूट्रस तक ना पहुँचें। फेम शील्ड्स जो हैं वो फीमेल कॉन्डम्स हैं, ये पॉलीयूरेथेन पाउच की तरह होते हैं और इनके एक एंड में रिंग होती है। रिंग जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है और एक इनर क्लोज एंड में प्रेजेंट होती है, और ये डिवाइस क्या करता है, ये पूरे एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कवर कर लेता है और वेजाइना को पूरा लाइन कर देगा, और जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनसे बचाएगा और प्रेगनेंसी भी नहीं होने देगा। नाउ वी आर विद द सर्विकल कैप्स। ये भी रबर निपल टाइप होते हैं, सर्विक्स में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और ये स्पर्म्स की एंट्री प्रिवेंट्स कर देते हैं। वॉल्ट कैप्स, ये डॉम लाइक हेमिस्फेरिक डॉम लाइक लबर लाइक प्लास्टिक कैप्स होते हैं जो कि सर्विक्स में फिट किए जाते हैं। नाउ वी आर विद द केमिकल मेथड्स ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो केमिकली स्पर्मिसिडल होते हैं, स्पर्म्स को किल कर देते हैं। क्रीम्स की फॉर्म में हो सकते हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। सो कॉमनली वो लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और सल्फेट और पोटाशियम परमैंगनेट उनके अंदर होता है, और ये वजाइना में इंट्रोड्यूस किया जाता है सेक्स से पहले। सो स्पॉन्ज जो कि फोम चिपोटेड टैबलेट टाइप है, जो कि नॉन ऑक्सिनोल 9S स्पर्मिसाइड से, मतलब इसमें ये पड़ा हुआ है, इस केमिकल से बनी हुई है। सो इसको अगर इट इज़ मॉइस्चर्ड बिफोर यूज टू एक्टिवेट द स्पर्मिसाइड, और जितना भी इजैकुलेट है ये सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस IUDs, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डिवाइसेस जो प्लास्टिक के बने होंगे, मेटल्स के बने होंगे, एक कॉम्बिनेशन होगा दोनों का ही, यूट्रस में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि कंसेप्शन ना हो पाए। लूप्स की फॉर्म में हो सकते हैं, स्प्रिंग्स की फॉर्म में हो सकते हैं, रिंग्स की फॉर्म में हो सकते हैं, बोज, शील्ड्स, ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द शेप। सो 3 टाइप्स के हैं, इनर्ट, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। जो इनर्ट IUDs हैं वो पॉलीथीन इम्प्रेगनेटेड है, पॉलीथीन के बने हुए हैं, बट वो बैरियम सल्फेट से उनको कोट किया गया हो या फिर स्टेनलेस स्टील से, लाइक लिपल्स लूप। देन कॉपर, कॉमनली कॉपर IUDs कौन से हैं, कॉपर टी, ठीक है, आयनाइज्ड कॉपर से बने हुए हैं, और ये वो धीरे धीरे डिफ्यूज़ हो जाता है। एंड इट हैज़ अ लोकल इनफर्टिलिटी अफेक्टिंग बाय ब्रिंगिंग अबाउट एंटी फर्टिलिटी, ऐसे इसका इफेक्ट सा रहता है, और ये स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस करते हैं, मीन्स कि स्पर्म्स को जितने भी स्पर्म्स होंगे उन्हें ये रप्चर्ड कर देंगे या खा जाएंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। सो ये इनके प्रोसेस हैं। नाउ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो हैं प्रिपरेशंस हैं जिनमें प्रोजेस्टिन होगा या फिर प्रोजेस्टिन अकेले होगा या फिर कॉम्बिनेशन होगा प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन का। सो ये पिल्स हैं जो कि 21 डेज़ तक लेनी पड़ती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जब से अगर 5th डे से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रही है एंड एंडिंग ऑन 25th डे, ठीक है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू रीस्टार्ट द कोर्स, 7 डेज़ के गैप के बाद फिर से कोर्स शुरू करना चाहिए, और इस तरह से क्या होगा कि वो प्रिवेंट करती है कंसेप्शन को। अगर पिल कभी मिस हो गई है तो उसे किसी भी टाइम पे ले लिया जाता है, एंड दिस कीप्स इन कीपिंग द हार्मोनल लेवल रिक्वायर्ड फॉर द कंसेप्शन। हार्मोनल पिल्स एक्ट बाय 4 वेज। एक तो वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेंगे, यूट्राइन एंडोमेट्रियम में कुछ ऐसे चेंजेस लाएंगे कि इम्प्लांटेशन ना हो पाए, सर्विकल म्यूकस को उसकी एबिलिटी को इम्पेयर कर देंगे, ठीक है ना, और इनहिबिशन कर देंगे मोटिलिटी और सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। सो ओरल पिल्स भी 2 टाइप्स की हैं, कंबाइंड एंड मिनी पिल्स। कंबाइंड पिल्स जो होती हैं उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन होता है, वो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, और जो ईस्ट्रोजन है वो एनोवुलेटरी है, उसमें क्या होगा, वो FSH की प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगी, और जो प्रोजेस्ट्रॉन होगी वो क्या करेगी, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगी। सो ये कंबाइंड पिल्स हैं। मिनी पिल्स क्या होंगी, वो प्रोजेस्टिन पिल्स होंगी, सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन की बनी होंगी, और इन्हें डेली लिया जाता है विदाउट एनी ब्रेक। सहेली
जो कि एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है। ये भी इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर देती है। ठीक है। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं? ये कुछ ऐसी टाइप्स की प्रोजेस्टिन प्रिपरेशंस हैं जो कि सिंगली ली जाती हैं। दे आर डिपोटमिड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट DMPA 150 मिलीग्राम एवरी 6 मंथ्स 3 months और 3 ग्राम every 6 months and northisterone enanthate every 2 months। ठीक है। सो ये इस तरह से इनकी डोजेस दी गई हैं कि हर मतलब कि 3 months तक इतनी डोज लेनी है। इससे क्या होगा कि कंसेप्शन नहीं हो पाएगी। साइक्लोफेम एंड मेसिग्ना आर कंबाइंड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये दोनों कंबाइंड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो कि महीने में एक बार दी जाती हैं। सो इनमें क्या है, प्रोजेस्टिन प्रिपरेशन है और ईटाडियोल भी है। ठीक है। सो ये क्या करेंगे, कंसेप्शन को नहीं होने देंगे, इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। इम्प्लांट्स दे आर हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस। ठीक है, ये आप पिक्चर में देख रही हो, हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस हैं जो कि इम्प्लांट किए जाते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। नॉरप्लांट इज़ द प्रोजेस्टिन ओनली डिवाइस हैविंग 6 स्मॉल परमिएबल कैप्सूल्स। ठीक है, 6 स्मॉल परमिएबल कैप्सूल्स हैं नॉरप्लांट के। नियर अबाउट 36 mg इनका एक लेवल रहता है और उनको इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, अंडर द स्किन इन ए फैन शेप्ड मैनर। स्किन के अंदर उनको फैन शेप्ड मैनर में, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, इस तरह इंसर्ट किया जाता है अपर आर्म या फोर आर्म के थ्रू, स्मॉल इंसिशन, एक कट लगा के। सो सटरिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। नॉरप्लांट रिमेन्स इफेक्टिव फॉर अबाउट 5 years। 5 साल तक ये इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, ये सिंगल रॉड लाइक डिवाइस है। तो ये नीडल से थ्रू इम्प्लानोन जो है वो सिंगल रॉड लाइक डिवाइस है जो कि एक इम्प्लांट किया जाता है एक वाइड बोर्ड नीडल के थ्रू। सो ये 3 years तक रहता है। सो नॉरप्लांट एंड इम्प्लानोन ये दोनों तरह के इंजेक्टेबल डिवाइसेस हैं जो इंजेक्ट किए जाते हैं और नियर अबाउट 3 and 5 years तक ये रहते हैं। और इन 3 और 5 साल के जब जितना भी अगर कोई भी अगर कपल्स कोई भी कॉइटस होता है या ऐसी एक्टिविटी होती है तो उससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए ट्रीटमेंट है, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, या मिस्ड पिल्स हैं, कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से रिस्क है प्रेगनेंसी का। सो ड्रग्स इसलिए ट्रीट किए जाते हैं। दे आर कॉल्ड मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन इंडिया अंडर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। सो इनके लिया जाता है ओवरल टैबलेट्स हैं। सर्जिकल मैथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये ऐसे ऐसे टर्मिनल मैथड्स हैं फैमिली प्लानिंग के और ये परमानेंट मैथड्स हैं फैमिली प्लानिंग के जहाँ पे वापस रिप्लेसमेंट या रिवर्सिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है। सो ये द मैथड्स हैं, द मैथड्स आर ऑपरेटिव प्रोसीजर्स विच ब्लॉक द पासेज ऑफ सीमेन के पैसेज को ब्लॉक कर देंगे मेल्स में और ओवा के पासेज में फीमेल्स में। सो इन टेक्निक्स को हम स्टेरलाइजेशन प्रोसीजर्स भी बोलते हैं। मेल्स में इसे हम वासेक्टोमी कहते हैं, फीमेल्स में हम इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। वासेक्टोमी जो होती है वो सर्जिकल मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन ऑफ मेल्स। ठीक है, जो वासा डिफरेंशिया होती है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है कट करके और उसको टाई करके कर दिया जाता है ताकि स्पर्म्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक ना पहुंच पाएँ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स बनते हैं, दैन दे आर स्टोर्ड इन द वासा डिफरेंशिया। ठीक है। सो उसके बाद वो इजैकुलेट होके वहाँ तक ना जा पाएँ, इसीलिए ये कर दिया जाता है। सो वासेक्टोमी इज़ ऑफ 2 types। जैसे कि पहली टाइप है कन्वेंशनल वासेक्टोमी, ठीक है, स्कैल्पल सर्जरी अंडर लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, बेहोश किया जाता है नॉर्मली, जैसे कोई भी ऑपरेशन के टाइम पे बेहोश किया जाता है। नियर अबाउट ट्रांसवर्सली 1 centimeter का कट लगाया जाता है और स्क्रोटम की स्किन में। ठीक है, पेनिस के बिहाइंड स्क्रोटम पाउच टाइप स्ट्रक्चर होता है। सो वहाँ पे कट लगाया जाएगा और विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पल ओवर द एरिया ऑफ द वासा डिफरेंशिया। ठीक है, उसके बाद जो वासा डिफरेंशिया है उसे बाहर निकाला जाएगा एक्सपोज करके, उसे भी कट कर दिया जाएगा और दोनों एंड्स को सेपरेट करके टाई कर दिया जाएगा ताकि वापस रीयूनियन ना हो सके। ठीक है, और उनके बीच में एटलीस्ट 1 to 4 centimeter का गैप तो होना ही चाहिए।
सेकंड वाली है नो स्कैल्प्ड वैक्सेक्टोमी, ठीक है। वैसे इस वैक्सेक्टोमी में क्या होता है, स्कैल्पल यूज़ नहीं होगा, फॉरसेप्स और रिंग्ड फॉरसेप्स यूज़ होंगी, डायसेक्टिंग फॉरसेप्स एंड रिंग्ड फॉरसेप्स। स्किन को पंक्चर किया जाएगा और वास को बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद उसे ऑक्यूलूड करके 1 to 10 सेंटीमीटर जो एंड्स हैं उन्हें कट कर दिया जाएगा और उनको वापस बांध दिया जाएगा। इस तरह से मोड़ के उनको बांध दिया जाएगा। फिर ये जो इस तरह से हीट और क्लिप्स के थ्रू भी हम इसे कर सकते हैं। और जो वासेक्टोमी है वो एक रिवर्सिबल प्रोसीजर है कि अगर कट एंड्स को वापस खोल के अगर ज्वाइन किया जाए तो स्पर्म की पासेज हो सकती है। आप देख सकते हो। ट्यूबेक्टोमी, इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ मेल स्टरलाइजेशन, ठीक है। और फीमेल स्टरलाइजेशन का एक सर्जिकल प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, दोनों फैलोपियन ट्यूब्स के एंड्स को काट के, ठीक है, उनको फिर प्रोसेज को ब्लॉक कर दिया जाता है। देन उनको टाई कर दिया जाता है ताकि वापस रीयूनियन ना हो सके। ये कुछ कन्वेंशनल ट्रांस एब्डोमिनल सर्जरी भी होती है, ठीक है। कन्वेंशनल लैप्रोटोमी एंड मिनी लैप्रोटोमी। सर्जिकल प्रोसीजर में क्या होता है कि जो आप फैलोपियन ट्यूब्स हैं उनको कट कर दिया जाता है और उनके कट एंड्स को टाई कर दिया जाएगा, रीयूनियन ना हो। द प्रोसीजर इज़ रिवर्सिबल, जैसे रिवर्सिबल है, अगर हम कट्स वाले पार्ट्स को वापस खोल देंगे तो वो जॉइंट हो जाएंगे। जो लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है उसमें स्टेरिलाइजेशन जो होती है वहाँ पे एक लूप बना दी जाती है। यू कैन सी दिस काइंड ऑफ लूप इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। कट नहीं होता, लूप बना दी जाएगी। जो बेसल रीजन है वो कंस्ट्रिक्ट, ऐसे नैरो कंस्ट्रिक्ट सा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है उसको एक इलास्टिक रिंग से बांध दिया जाएगा। और ये कैसे होता है, यह वेजाइना के थ्रू होगा या एब्डोमेन, जो नीचे वाला पेट का हिस्सा होता है वहाँ पे कट लगा के वहाँ से होता है, ठीक है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे जो जितने भी नेचुरल मेथड्स हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो सब अननेचुरल हैं। इनका कहीं ना कहीं रिस्क रहता है, लाइक एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, नॉसिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है। कई बार ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। सो कुछ कई बार डिस्कम्फर्ट्स ऐसे हो जाते हैं इनकी वजह से कि इंसान मेंटली भी एक बर्डन सा हो जाता है, डैट हमने कट लगाया है या ऐसा हो गया या वैसा हो गया। सो बेनिफिट्स भी हैं पर साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सो इसमें एक और टॉपिक आता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। बेसिकली ये एक वॉलंटियर और इंटेंशनल अबॉर्शन इंड्यूस्ड एंड परफॉर्म्ड टू एंड प्रेगनेंसी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द फुल टर्म, ठीक है। जब तक कि एक फुल्ली फॉर्म्ड फीटस नहीं बन जाता उससे पहले एक परफेक्ट टाइम पे अगर उस ग्रोइंग फीटस को अबॉर्ट कर दिया जाए, मार दिया जाए पेट के अंदर ही, सो इस प्रोसेस को हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। ये खुद मतलब इंसान अपनी चाह पे वॉलंटरी एक्शन है, जो कोई नहीं चाहता प्रेगनेंसी नहीं चाहता तो वो ये सब कर सकता है। और वर्ल्ड वाइडली नियरली 20% ऑफ टोटल प्रेगनेंसीज आर गेट अबॉर्टेड, ठीक है। नियर अबाउट 20% ऑफ प्रेगनेंसीज अबॉर्ट होती हैं। और MTPs का नंबर नियर अबाउट 40 to 50 मिलियंस निकलता है पर ईयर वर्ल्ड वाइड। सो इनका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है पॉपुलेशन को करने में, कंट्रोल करने में और इस प्रोसेस को करने में। बेसिकली वो मेनली इसलिए हैं ताकि अनसूटेबल प्रेगनेंसीज, कुछ ऐसी प्रेगनेंसीज जैसे कि कुछ माल फॉर्म्ड प्रेगनेंसीज हैं, जो फीटस है वो माल फॉर्म्ड है, डिसफंक्शंस हैं, डिसऑर्डर हैं उसको बहुत सारे, मेटाबॉलिज्म उसका डिस्ट्रॉयड है, वो बच्चा इतना हेल्दी नहीं है या कुछ उसमें कमियां हैं। सो इस तरह से उसको करने के लिए, अबॉर्ट करने के लिए है। सो कुछ कंट्रीज़ ने ये लॉ बिल्कुल नहीं रखा हुआ क्योंकि ये बहुत ही ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अगेंस्ट इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज़। पर इंडिया में इसका एक प्रॉपर एक्ट बनाया गया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत। और बेसिकली ये अननेचुरल मैटरनल डेथ्स ड्यू टू द अनसेफ अबॉर्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जिस तरह से कई बार क्या होता है कि अनसेफ अबॉर्शंस की वजह से मैटरनल डेथ्स हो जाती हैं, मदर की डेथ। कई बार हम ऐसे सुनते भी हैं, डॉक्टर कहते हैं तो माँ को बचा सकते हैं तो बच्चे को बचा सकते हैं। सो ये तब काम आती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डॉक्टर उस टाइम क्या करते हैं कि उनको पता है बच्चे को मार देंगे और माँ को सेव कर लेंगे, ठीक है। या कुछ ऐसे बच्चा मतलब इतना हेल्दी नहीं है, पेट उसको कोई बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो ठीक नहीं हो सकता, मैलफॉर्म्ड है, डिसऑर्डर्स हैं, उस टाइम पे भी ये बनता है कि उसे किल कर दिया जाए।
ठीक है। इस एक्ट को फिर से अमेंड किया गया 2002 में, और इस एक्ट के अंदर इसको नियर अबाउट 20 वीक्स तक, ठीक है, 20 वीक्स तक कोई भी कर सकता है ये, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो कॉन्जेनिटल अगर मेलफॉर्म चाइल्ड है, या कुछ इस तरह से कि अगर रेप हुआ है उसका रिज़ल्ट है, या कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गए हैं उसका रिज़ल्ट है, तो वैसे बच्चे मेंटली फिज़िकली डिस्टर्ब्ड और मेलफॉर्म्ड होते हैं। सो उस टाइम पे ये एक्ट काम करता है, एंड वी हैव टू अबॉर्ट। MTP is safe, it is safe performed up to 12 वीक्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें 12 वीक्स तक ये सेफ रहता है। एंड मिसोप्रोटोल ए प्रोजेस्टोग्लैंडिन along with the mifepristone, एंटीप्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन इज़ अ प्रेगनेंसी हार्मोन, एंटीप्रोजेस्ट्रॉन क्या होगा जो उसको उसके खिलाफ अगेंस्ट हो। सो ये इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। They are generally performed after testing the sex of the baby through amnion synthesis or the sonography। ठीक है, पहले वो देख लेते हैं कि क्या है, बेबी फीमेल है या मेल है, किस लिए है, एमनियन सिंथेसिस या सोनोग्राफी के थ्रू। उसके बाद इसकी अगली कार्रवाई होती है। फर्स्ट सेमेस्टर में ठीक रहता है, सेफ़ रहता है। सेकेंड सेमेस्टर में अबॉर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो एमनियन सिंथेसिस का काफ़ी मिसयूज़ होने लगा, कुछ अनट्रेंड पर्सन्स के थ्रू अनसेफ अबॉर्शंस होने लगे, क्योंकि फीमेल फिटिसाइड की वजह से, कि अगर पहले तो हमने जेंडर पता कर लिया कि अगर फीमेल है तो फिर हम इसे मार देंगे पेट के अंदर ही। सो इसका मिसयूज़ होने लगा। सो उसको भी, इस एक्ट को फिर से किया गया इनएक्ट। देन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ठीक है, 1994 के अंदर, और इसको 2003 में फिर से अमेंड किया गया। एंड इट प्रोहिबिट्स प्री कंसेप्शन, पहले से पता करना, और प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को पता करना, ठीक है, कहीं लड़का तो नहीं है, लड़की तो नहीं है। सो ये एक्ट इसलिए है कि कुछ अगर बच्चा कुछ इस तरह से है कि बीमारी से ग्रस्त है, ठीक है, सो उसको आप अबॉर्ट कर सकते हैं, या कुछ इस तरह से मेलफॉर्म बच्चा उसको कर सकते हैं। बट ये नहीं कि आप फीमेल पता करें, फीमेल है तो हम उसे मार देंगे। और इसके लिए सज़ा भी रखी हुई थी, लाइक 5 years एंड 1 लाख रुपीज़। सो ऑल दिस इज़ अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लाइक एमनियन सिंथेसिस। अब ये क्या है, ये प्री नेटल टेक्निक है जिसमें हम जेनेटिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पता करते हैं फीटस के, ठीक है। एमनियोटिक सैक में से जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, फ्लूइड निकाला जाता है, उस फ्लूइड में बहुत सारे फीटल सेल्स होंगे, प्लेसेंटा सेल्स होंगे, फीटल एंजाइम्स होंगी, प्रोटीन्स होंगी, बायोकेमिकल्स होंगे। उन सब की स्टडी की जाती है और इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है कि क्या जेंडर है, क्या सेक्स है बच्चे का, मेल है या फीमेल है, और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है, कहीं क्रोमोसोमल जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है। एंजाइम्स को एनालाइज किया जाता है, प्रोटीन्स देखी जाती हैं, बायोकेमिकल्स, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में। फीटल सेल्स जो होंगे वो बताएंगे कि जो फीटस है उसका सेक्स क्या है और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ क्या हैं। और एंजाइम्स, प्रोटीन्स और बायोकेमिकल्स की एनालिसिस से क्या पता चलेगा कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं, ठीक है। अगर फीटस कोई ऐसे जेनेटिक क्रोमोसोम डीएनए के ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो ठीक नहीं हो सकती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तब हम फिर एमटीपी को, मतलब ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन किया जाता है। However, the technique has been misused for knowing the sex of the fetus and destroying the fetus if it is female। अगर वो फीमेल है तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इसीलिए इसे भी बैन कर दिया गया है। सिर्फ जेनेटिक सेंटर्स में इसे रखा गया है जहाँ पे जेनेटिकली स्टडीज़ हो। नाउ वी आर विद द टॉपिक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और वेनेरियल डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन से बने होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस हैं जो कि एक ह्यूमन बींग्स से दूसरे ह्यूमन बींग्स को हो सकती हैं थ्रू द सेक्शुअल इंटीमेसी, ठीक है, कॉइटस के थ्रू, सेक्स के थ्रू फैल सकता है, लाइक गोनेरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, जेनाइटल वॉट्स, ट्राइकोमोनियासिस, क्लामाइडियासिस, कैंक्रोइड, हेपेटाइटिस बी, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू शेयरिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। नीडल्स इंजेक्ट करना, किसी को कोई एड्स है तो उसकी नीडल इंजेक्ट कर दी, कुछ इस तरह से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो गए। अगर मदर को एड्स, अगर जो बच्चा है उसको भी हो जाएगा, ठीक है। एक एड्स को छोड़ के हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्प्स, जितने भी एसटीडीज़ हैं वो क्योरेबल हैं,
और अगर उनका सही टाइम पे डिटेक्ट हो जाए तो। However, early symptoms are generally minor, like itching, fluid discharge, slight pain, swellings and genital regions. ठीक है, अर्ली सिम्टम्स इतने नॉर्मली ही लगेंगे, ऐसे लगेगा कुछ है ही नहीं। फीमेल्स में क्या होगा कि हो सकता है कोई सिम्टम ही ना हो और लॉन्ग टाइम तक पता ही ना चले। और बहुत सारे लोगों को सोशल स्टिग्मा ऐसे भी रहता है कि हमें एड्स है तो हम कैसे जाएंगे लोगों के सामने, सबको पता चल जाएगा, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कैसे कराएं, इस कारण भी लोग आगे नहीं आते। सो पर इसके लिए डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए, टाइमली डिटेक्शन होनी चाहिए और मेडिकल ट्रीटमेंट भी पूरा होना चाहिए। सो इसकी वजह से क्या होता है कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ लाइक स्टिल बर्थ, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी एंड कैंसर जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे मतलब हो सकता है, सर्विकल कैंसर, यूट्रस कैंसर। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि वो प्रिवेंट कर सकें डिजीज़ को, अर्ली डिटेक्शन हो सके एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। बेसिकली एसटीडीज़ का मतलब हाई रिस्क रहता है 15 to 24 ईयर्स वाले एज ग्रुप में ना, एडोलसेंस एज में काफ़ी इसका हाई ग्रुप रहता है। सो अब हम पढ़ते हैं कुछ कॉमन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। लाइक फर्स्ट इज़ क्लैमाइडिया। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ये ट्रैकोमा कॉज करता है। पैथोजन जो है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस है। इट इज़ ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट जो कि 2 स्टेजेस से पास होता है। एक तो रेटिकुलर बॉडी जो कि ग्रोथ के लिए होती है और एलिमेंट्री बॉडी जो कि आगे मल्टीप्लाई के लिए होती है। ठीक है। सो इन्फेक्शन से क्या होता है, यूरेथ्राइटिस होता है, एपिडिडमाइटिस होता है, पेन होगी और टेंडरनेस मीन्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा वो पार्ट, एपिडाइमिस का पार्ट, येलो म्यूकस विद पस, सर्विक्टिस, प्रोसिटिस एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रैन्युलोमेटस मासेस। ठीक है। टेट्रासिलाइन, एरिथ्रोमाइसिन, डिऑक्सीसाइलिन और एजिथ्रोमाइसिन जो हैं ये दवाइयाँ इस डिजीज़ से ठीक हो जाती हैं। गोनोरिया, यह सुना भी होगा आप लोगों ने इसके बारे में। इट इज़ कॉज्ड बाय डिप्लोकोकस बैक्टीरियम नेसेरिया गोनोरिया। ठीक है। सो ये बैक्टीरियम जेनाइटल ट्यूब्स के थ्रू पास करता है, वहाँ से पास होता है, पस का डिस्चार्ज निकलेगा, जेनाइटेलिया में दर्द होगा और यूरिन के टाइम जब यूरिन पासेज होगा तब बर्निंग सेंसेशन महसूस होगी। इट में ऑल्सो कॉल्स आर्थराइटिस, आर्थराइटिस भी हो सकता है और आई इन्फेक्शन भी हो सकती है और अगर बेबीज़ हैं तो उनकी आइज़ डैमेज भी हो सकती हैं। सो पेनिसिलिन एंड एम्पिसिलिन आर इफेक्टिव ड्रग्स और इन ड्रग से क्या हो सकता है कि इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।